पहले बनाइए, आप एक बार नोट बनाएं। रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, या फिर जिसको हम कहेंगे आपका रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ये है क्या, पहले इसको जानना है हम लोगों को। तो इसको जानने की क्रम में याद रखिए, इसका एक अन्य नाम भी है। इसके अन्य नाम को भी पहले लिख लेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अन्य नाम क्या है इसका? द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द एनार्कियल, एनार्कियल समझते हैं ना, अनार, अराजकतावादी जितनी भी चीजें हों, द अनार्किकल एंड एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसका अन्य नाम है। और इसके लागू होने की जो तिथि है, अगर डेट की बात करें हम, किस डेट को ये लागू हुआ था, तो इसकी डेट है आपका 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919। इस समय पर जो आपका वायसराय था, वायसराय 1858 के बाद से सभी वायसराय हो गए थे, तो वायसराय था इस समय पर चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड। और चैम्सफोर्ड के कार्यकाल को जरूर याद रखना है, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा। 1916 से 21 ये चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या आएगी, इसको जो मतलब लागू करने वाला, ये लिख लेना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये पारित हुआ था। इंपीरियल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, काउंसिल द्वारा ये पारित हुआ था, यानी इम्प्लीमेंटेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये समिति थी जिसने इसको लागू किया, सॉरी 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 सॉरी, जो समिति थी जिसने इसको लागू किया, समिति का अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन था? चेयरमैन ऑफ कमेटी, इस जो कमेटी बनी थी उसका अध्यक्ष था आपका सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट। और इसी के नाम पर इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। सिडनी और सिडनी रॉलेट की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1918, अप्रैल 1918। ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी से जानना है, देखेंगे। तो क्या बोलेंगे, हमने आपसे कहा कि रॉलेट एक्ट आया, एक समिति बनी थी, तो ये समिति क्यों बनी, क्या कारण था रॉलेट एक्ट लाने का? तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था 1914 से लेकर के 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशियर्स को भारतीयों की ज़रूरत थी या नहीं थी, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल ज़रूरत थी। तो उन्होंने भारतीयों से बहुत सारे प्रॉमिस किए कि भाई हम इसके बाद में आपको जो है आपका स्वशासन दे देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, और तमाम तरह की बातें इस तरह से ग्राउंड पे चलने लग गई। ठीक है। या भारतीयों को भी लगा कि भाई अगर हम इनकी मदद करेंगे, जैसा कि गांधी जी ने उस समय पर लोगों को भर्ती के लिए कहा कि भाई ब्रिटिशियर्स की तरफ से लड़ो। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918, उसके दौरान आप सबको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई जो देश है, या फिर आपका किसी अन्य देश की भी बात करें, अगर वो युद्ध में लगा हुआ है, यानी युद्ध की स्थिति है, तो बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि भाई कई जगह पर आपका मतलब उस देश की रक्षा के लिए कुछ अधिनियम पारित कर दिए जाते हैं। जैसा आज भी होता है, आपातकाल के दिनों में होता है, एक बार थम्स अप करे जी हाँ हम आपातकाल की स्थिति को जानते हैं। तो उस समय पर ऐसी ब्रिटिश सरकार लेके आई थी भारतीय रक्षा अधिनियम, भारतीय रक्षा अधिनियम, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, तो यहाँ पर भी हमला होना संभव था कि भाई अन्य जो विरोधी राष्ट्र हैं आपका ब्रिटेन के, तो वो यहाँ पर भी हमला कर दें। तो इसीलिए भारत रक्षा अधिनियम वो लेके आए थे। और वही भारतीय रक्षा अधिनियम फिर उनको पता था, उन्होंने प्रॉमिस किया भारतीयों से कि भाई हम आपको जो है स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएंगे। तो उनको इतना भी पता था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने की स्थिति में है, तो ये भारतीय कल वो प्रोमिस अपने पूरा करने के लिए बोलेंगे। भाई आपने जो प्रॉमिस एक समय पर किया है वो पूरा करना होगा, नहीं तो लोग बोलेंगे फिर आपसे कि भाई आपने तो ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो उनको ये भी डर था कि भाई अब जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, और क्रांतिकारी जितने भी हैं वो सब अपनी मांगों के लिए बहुत विरोध करेंगे। और ये 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही ब्रिटिश सरकार देख चुकी थी।
एक बार थम्स अप करके आप भी मुझे बताएं कि हाँ, हम समझ पा रहे थे कि 1905 के बाद में बहुत सारी भैया क्रांतिकारी घटनाएं हुई जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर विवश किया, ठीक है, मजबूर किया। तो उन्हीं चीज़ों को हमको जानना है, इसीलिए वो रॉलट एक्ट लेके आते हैं। तो रॉलट एक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एक गांधी जी का कथन है, इससे भी बहुत कुछ आप समझेंगे। क्या बोलेंगे? गांधी जी का कथन क्या था? गांधी जी का कथन, द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर गांधी, क्या था आपका? उन्होंने इसको कहा, रॉलट एक्ट को, बिना 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 अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील, बिना दलील और बिना वकील, बिना वकील, ये किसने कह दिया? ये गांधी जी ने कह दिया। क्यों? ये समझे। स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी, स्टेटमेंट ऑफ गांधी, स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी, व्हाट वाज? विदाउट अपील, विदाउट अपील, विदाउट विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट लॉयर, विदाउट लॉयर। तो इस रॉलट एक्ट को ये क्यों कहा गया? देखो, रॉलट एक्ट में क्या था कि सिर्फ शंका के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती थी। मतलब कोई सस्पिशन है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है सस्पिशियस है, तो मुझे बताइए कि ब्रिटिश सरकार इसका अनुचित उपयोग करेगी कि नहीं करेगी? वो तो शंका के आधार पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लेंगे, वो तो शंका के आधार पर किसी भी बाकी रिवॉल्यूशनरी को गिरफ्तार कर लेंगे कि भाई हमें तुम्हारे ऊपर शक है, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो कोई अपील आप नहीं कर सकते थे इसके खिलाफ, ठीक है। तो अब तक तो क्या होता था कि जजेस के पास में एक ज्यूरी होती थी, भाई जजेस के डिसीजन के बाद में भी ज्यूरी विचार करती थी, लेकिन यहाँ पर ज्यूरी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया कि भैया सीधे तौर पर गुप्त तरीके से जो सजा सुना दी गई वो सुना दी गई, और इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती थी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उठाया और उसको जेल में भेज दिया। जैसे कि आपातकाल के दौरान तीसरी इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इंदिरा गांधी जी ने देखा कि कौन कौन मेरे विरोधी हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या करती थी, उनको, लाखों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो क्या करते थे, जेल पहुंचा देते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार यही दमन कर रही थी, तो कोई इसका आधार तो है नहीं सही तरीके से। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा। इसमें याद रख लेना कितने वर्ष तक की सजा थी, 2 वर्ष तक की सजा थी। मदन मोहन मालवीय जी इसके बारे में क्या कहते हैं? मदन मोहन मालवीय, अब आप समझ गए होंगे कितना कठोर कानून ये था। मदन मोहन मालवीय, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि रॉलट एक्ट भारत की आत्मा का अपमान है। रॉलट एक्ट भारत की आत्मा का अपमान है। भारत की आत्मा का, भारत की आत्मा का अपमान है, अपमान है। क्या बोलेंगे इसको? हम कह देंगे द रॉलट एक्ट वाज, द रॉलट एक्ट, एक्ट, एक्ट वाज, क्या उस समय पर उन्होंने कहा, तो रॉलट एक्ट इज, द रॉलट एक्ट इज एन इंसल्ट टू, इज एन इंसल्ट टू, बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा, इंसल्ट टू सोल ऑफ इंडिया, इंसल्ट टू सोल ऑफ इंडिया। क्या है ये भारतीयों की जो भारतीय आत्मा है उसका क्या है साथी, एक अपमान है। क्योंकि अब प्रत्येक देश में हर एक व्यक्ति, अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उनके खिलाफ बात कर सकता है, नहीं कर सकता? या सरकार से अगर उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, या जो उसे प्रॉमिस किए गए हैं, तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल उठा सकता है। और उन पर उनकी जो है ये जो अधिकार है उसका दमन किया गया, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है रॉलट एक्ट की। अब हम विचार करेंगे कि रॉलट एक्ट जो ये आया, इसके रीजंस क्या थे, कारण, कारण नोट करें एक बार, कारण। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इसके, कारण। कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो वहीं पर एक चला था बहिष्कार आंदोलन, बॉयकॉट मूवमेंट। किसने चलाया था बॉयकॉट मूवमेंट? बताओ, नेतृत्व किसने किया था? सभी अच्छे बच्चों से मेरा प्रश्न है। 1905 में जो बहिष्कार आंदोलन चला था, बहिष्कार आंदोलन की वजह से जन्मी, वजह से जन्मी क्रांतिकारी घटनाएं, वजह से जन्मी क्रांतिकारी घटनाएं, ये एक कारण बनी। ये घटनाएं हम सारी आपको पढ़ा चुके हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी घटना आपने पढ़ी थी? कर्जन बता रहे हैं कुछ सर, कर्जन, कर्ज, कर्जन का क्या मतलब है?
बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व करजन ने किया था। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने कहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? तो इसके लिए दोस्त आपको 1858 का एक्ट पॉलिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आपको पढ़ना होगा, है ना। उसको एक्ट को पढ़ लेना है, क्लास को आपको क्लियर हो जाएगी क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सही आंसर दिया। कुछ को तो मतलब ये है कि बंगाल आए तो बस करजन है आंसर उसका, कुछ भी आ जाए चाहे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी घटनाएं, रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ, इवेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ बायकॉट मूवमेंट ऑफ 1905, बायकॉट मूवमेंट। क्या क्या हुआ था इसमें बताएं जरा। बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, है ना, वो सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जो लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो हमारे देश में बहुत पूजनीय लोग थे, बहुत श्रद्धेय लोग थे, और देश उनको समझता था कि ये हमारे देश के सच्चे नायक हैं, है ना। क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और हमारे अच्छे दिनों के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या समझती थी उनको? ब्रिटिश सरकार उन सभी को आतंकवादी समझती थी। यानी उनकी नज़र में सिर्फ वो एक टेररिस्ट थे जो भारतीय जनभावना को इकट्ठा कर रहे थे और इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो वो उनको सिवाय आतंकवादी के कुछ और नहीं समझती थी। तो एक तो उनका दमन करना था, दूसरी चीज़, दूसरा जितनी भी घटनाएं थी, एक तो ये रीजन बनी। दूसरा कारण, पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918। 18 के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दौरान क्या हुआ था? एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारतीय रक्षा अधिनियम, जो देश में लागू था। भारतीय रक्षा अधिनियम ये देश में लागू था कि भाई कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो कहीं पर। इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये आया था 1914 में, 1914 में। और इसी एक्ट को क्या किया, जब हर जगह इनको लगा कि भाई अब भारतीय डिमांड करेंगे, अपनी चीज़ों को मांगेंगे जो हमने प्रॉमिस किया है, इसकी जगह पर वो लेके आए रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ये ठीक काम नहीं कर रहा बोर्ड, एकदम तुरंत नहीं लिख रहा है, क्या क्या इशू है? चलो, इसकी जगह आया रॉलेट एक्ट, समझिए। अब तो ये रॉलेट एक्ट लेके आए, आप समझ गए होंगे, 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, गांधी जी तो जनता से बोल चुके थे कि भाई तुमको शामिल होना है, इनके साथ में लड़ना है ना। अतिरिक्त बातें कोई ना करे प्लीज, अतिरिक्त बातें कोई ना करे, मेरी सबसे प्रार्थना है, अन्य बातें नहीं। मैं किसी एक आध बात का यदि कभी उत्तर दे, एक काम बोली इसमें रॉलेट एक्ट में, इन्होंने बोला किसी भी सेडिशन के लिए राजद्रोहात्मक कार्य यदि किसी ने भी किया, राजद्रोहात्मक कार्य, राजद्रोहात्मक कार्य के लिए क्या होगा? फॉर सेडिशन, फॉर सेडिशन। राजद्रोह का मतलब क्या है? हम लोग एक देश में रह रहे थे, तो अभी हमारे देश में एक नया कानून आया, आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। तो बीएनएस से पहले क्या लागू था हमारे देश में? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन हुआ करता था 124A, जिसमें राजद्रोह की डेफिनेशन दी गई थी। अब राजद्रोह किसके खिलाफ होगा? तो राजा के खिलाफ होगा। अब राजा क्या हमारे देश में था? अब बताइए, क्या हमारे देश में राजा है कोई? और अब तक आज़ाद भारत में कांग्रेस के टाइम तक लेकर अब तक 2023 तक आपका वो राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल होता रहा। तो राजद्रोह किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। उस शब्द को अब कर दिया गया देशद्रोह, देशद्रोह यानी कि देश के खिलाफ। तो अभी उसको एकदम सही शब्द उसकी जगह रख दिया गया है। लेकिन ब्रिटिश सरकार लेके आई राजद्रोह, यानी कि जो ब्रिटेन का राजा है, ऐसी कोई भी कार्यवाही जो उसे अनुचित लगे या उसके खिलाफ हो, उसको राजद्रोह माना जाएगा। और उस सेडिशन के लिए क्या होगा, उस सेडिशन के लिए क्या होगा? तो इसमें क्या होता था, शंका के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, शंका के आधार पर गिरफ्तारी।